ठीक है। एक रुपया कहना आसान है, परंतु जब इतनी बड़ी संख्या करें, ताली की ध्वनि में कुछ नहीं जाता, आप करें और ताली की ध्वनि के साथ में आप उनका अभिनंदन करें। तो कहने लगे कि 5 संगठन बन गए हैं मोदी नगर में, हमारे परिवार वैसे परिवार के 6 संगठन बन गए हैं। क्या दिक्कत है? 10 भी बन जाए, आदमी तो जुड़ेंगे। कल को अगर हमारे वैसे समाज पे कोई भी आपत्ति आती है तो मैं कहता हूँ किसी भी परिवार से, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हमारा कोई भी पदाधिकारी है वो एक मंच पर आए और उस काम को निपटा के अपनी अपनी पार्टियों में चला जाए और हमारे वैसे सभा को, हमारे वैसे संगठन को और मजबूत करें। धन्यवाद। सर जी के पास बहुत ही सूक्ष्म समय है, हम भी समझ सकते हैं। आदरणीय सभासद जी के गौरव श्री डॉक्टर साहब भी आज आपके बीच में हैं। स्वागत है और अपनी टीम से आगे करूंगा, उनका भी स्वागत। पतले से नदी कोई हमारे समाज अन्य सभी समाज की अपेक्षा हर कार्य में अग्रणी रहा है, रहता है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप अमित अग्रवाल जी की इतना प्यार रहा। मैं आज कॉलेज आ गया था और अभी घर नहीं गया हूँ। आज 6 घंटे मैंने क्लास में पढ़ाया भी है फिजिक्स को। श्री रवि दत्त सैन जी, श्री के साथ इसमें केवल मेट्रो सिटीज में और भी स्थिति खराब है। कस्बे को और ग्रामीण को छोड़ दिया जाए, 30 से 35% परिवारों में केवल माता पिता वृद्ध रहते हैं। जब हमारे समाज की स्थिति है, जनसंख्या घट रही है और लोकतंत्र में मेरे भाइयों केवल सिर गिने जाते हैं। बुद्धि का स्थान दूसरे स्थान पर और पैसे का स्थान तीसरे स्थान पर। जिसके पास सिरों की भीड़ है वही राजनीति में सफल है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए। आज हम मंच में बैठे भी हुए हैं तो केवल इस कारण है कि हम या तो 3 भाई हैं या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो एक आदमी कहीं ना कहीं वो सामाजिक कार्यों में लिप्त है। लेकिन आने वाली पीढ़ी में 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आप कल्पना करें, आप चिंतन करें, मंच पर बैठने वालों को याद नहीं मिलेगा। जब मंच पर आदमी नहीं होगा तो समाज की समस्या सुनेगा कौन और कौन उसका निवारण करेगा। तो आज मेरा मानना है सबसे गंभीर समस्या है अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने यहाँ मैं मतलब 60 साल से उम्र के ज्यादा है, अपने बहू बेटे को भी कहते हैं अपनी भी औलाद जो उनके भी होने वाली औलाद है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं
उनको 90% से ऊपर जाने का प्रयास नहीं ना होता। करें। 80% वाला बच्चा आपके पास रहेगा, आपका व्यापार देखेगा और आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगा। 90% या 95% का बच्चा वो या तो शहर छोड़ेगा या देश छोड़ेगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। हमारी संतान हमारे काम नहीं आएगी। उस तरह की तरक्की या उस तरह की सोच हमें किस काम में ले जानी है। 30 साल तक हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, उसके बाद भी हम कैरियर बनाने की चिंता करते हैं। 5 साल तक बच्चे पैदा नहीं करते, 35 साल के बाद फिर डॉक्टर के चक्कर काटना पड़ता है, पूनम करेजी की सेवा लेना पड़ता है कि बच्चे नहीं होते। ये बड़ी गंभीर समस्या है, हंसने की बात नहीं है। आगामी आप 10 साल या 20 साल की चिंता कीजिए, बच्चा ही नहीं मिलेगा आपको देखने। और आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप और नो किड्स नो मैरिज एक पर्सनल नोट चल गया, मतलब बच्चा ही नहीं करना। तो ये हमारे समाज के बहुत गंभीर विषय है, जिसके हम वंशज है उनका 18 पुत्र थे। वेद भी 10 पुत्रों का आज्ञा प्रदान करता है, पुत्रों से मतलब संतान से। तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, कम से कम 3 बच्चे का हम प्रण लेके जाए और अपने बच्चों को अपने व्यापार में जोड़े, नौकर से ज्यादा मालिक बनाए। अगर नहीं तो 1 बच्चा 2 बच्चा वो भी बाहर चला गया तो कुछ नहीं होने वाला। विषय और भी थे, लेकिन शिक्षण का बोलना एक ही विषय है, केवल जो गंभीर चिंतन का विषय है उस पर विचार कीजिए और अपने बच्चों को साथ रखें ताकि वो व्यापार भी कर सके। आज तो घर ही 20% बंद है, कल को आपके व्यापार भी बंद हो जाए। आज जापान में 6.5 लाख परिवार अपने बच्चों के अभाव में जिनके उद्योग और व्यापार बंद हो चुके हैं, केवल इसलिए कि उनके पास कोई काम करने वाला नहीं है। कल वो स्थिति हमारे समाज के सामने, भारत के सामने हुई। पहले हमसे प्रेरणा लेते, आज हम उनसे प्रेरणा लेते। मैं तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं तो इस समाज को बहुत अच्छे, लेकिन मेरी 80 साल की उम्र हो गई। जितनी दवाई देते हैं बीमारी बढ़ती है, जितने सफेद बनते हैं बीमारी बढ़ती है। एक काफी है, अगर आप जागरूक रहोगे आगे बढ़ोगे, जागरूक नहीं रहोगे तो पीछे। दौलत से ज्यादा सत्ता की कीमत। किसी ने अगर दौलत वाला अगर खाने वाला अधिकारी पर जाएगा उसकी हिम्मत किसी कहेगी। हमने तो देख लिया, हम तो राजमंत्री थे, हम आप भी, हमें तो इतना टाइम हो चुका, कहीं जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं, हमको जुर्माना आपको नहीं। अगर अपने आप में आगे बढ़ाओगे, सत्ता में जाओगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। और जब सत्ता में आपके पास कुछ नहीं होगा, आपकी जाति पछड़ जाएगी, आपकी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं तो यही कहता हूँ, जागरूक कौम आगे बढ़ेगी। ये मेरे भाइयों और साथियों, इस समाज को आगे ले जाना, हमको व्यापार समाज की तरफ हमारे ऑनलाइन ट्रेडिंग से हमारा काम खत्म होता जा रहा है। मोदी ने पूरे देश के अंदर आते लोग 40-50 हमारी % की जातियां बामुश्किल जीविका जी रही है। 10-20% को छोड़ दो और बाकी और भी उससे नीचे जा रही है और जाति व्यापार में आ गई है। मैं तो अब बिना एक चीज गिनाऊंगा तो आप मुझे देख मैं तो भट्टे जिले का आज भी अंदर तो ना हमारे भट्टे रहे, ना क्रेशर रहे, ना बस रही, ना ठेकेदारी रही है और लोग शहरों में आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए जागरूक बनो और अपने लोगों को राजी में कराओ, तभी आपका भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय मुसलमान। प्रोग्राम में वहाँ नोएडा में लाके यहाँ से काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी बड़ी संख्या में मोदी नगर से लोगों को लेके गए थे। तो बहन जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, साथ कदम से कदम मिलता रहेगा। महिला मोर्चे की अध्यक्ष श्रीमती पूनम करेजी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, ये नेता बदलते रहेंगे,
पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन संगठन और आप हमेशा रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने संगठन को मजबूत रखें, चाहे वो कोई भी संगठन हो। हम किसी की बात नहीं करते, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते हम। और सुनो, जल्दी आपको एक खुशखबरी और मिलने वाली है वैश्य समाज की। आपके यूपी से 3 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है इस सरकार में। 203 मंत्रियों की ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इस सरकार में 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखो कि आप किस ओर जा रहे हो, आपका समाज किस ओर जा रहा है, आप गर्त में जा रहे हो। आपको देखना होगा, आप पिछड़कू हो गए हो, सरकार आपको पिछड़कू समझने लगी है, आपका कोई वजूद नहीं रहा है, वजूद खत्म हो चुका है। ये वजूद पैदा करना पड़ेगा, यहाँ युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। ये चीज समझ ले। अभी पीछे की एक बात बताऊंगा आपको, हमने तो क्या सुना था, अभी डॉक्टर साहब बिहार की चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप बिहार की चर्चा कर रहे थे, मैं बिहार को थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। जब वहां लालू यादव की सरकार थी तो उन्होंने एक नारा दिया था भूरा बाल। इस भूरा बाल का मतलब पता है आपको? भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इनका बॉयकॉट करो, ये नारा था लालू यादव का बिहार में। और सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित करने का कार्य किया गया तो इन 4 जातियों को किया गया बिहार के अंदर। लेकिन उसके बाद उन्हें सत्ता के लिए तरसना पड़ा। यह इतिहास गवाह है, बिना जनरल कास्ट के कोई सरकार नहीं बना पाया, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो। इन लोगों का भ्रम है, क्या ऐसे कुछ नहीं है। ये अपने दिमाग का भ्रम निकाल ले और देख ले, वैसे जब एकत्र होता है ना तो उसकी ताकत होती है। वो 35 करोड़ की संख्या में है, वो सरकार बना भी सकता है, सरकार बिगाड़ भी सकता है। वैश्य समाज के संस्थापक सूर्यवंशी सम्राट वीर शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे अगर कुलवंशज जहाँ एकत्रित हुए इस प्रांगण में। हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन की मोदी नगर इकाई भाई अमित गोयल जी के माध्यम से राकेश गोयल जी, अमित गोयल जी, सत्येंद्र गुप्ता जी, अमितेश जैन जी, राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी साथीगण जिन सभी का इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग रहा है, आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय हमारे ताऊ जी, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री श्री रामकिशोर अग्रवाल जी बैठे हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय जी बैठे हैं। बहन पूनम गर्ग जी बैठी हैं। भाई महेश सायन जी बैठे हैं। मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम के अंदर हमारे जितने भी नौजवान साथी और बच्चे हमारे जितने बैठे हैं, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मना रहे हैं, तो किसी भी समाज का उत्थान उदासीनता से नहीं होता। उदासीनता कभी भी किसी समाज का उत्थान नहीं करती, ये नोट कर लीजिए। मैं हमेशा हर मंच में एक बात कहता हूँ और बहुत मंचों में मैंने ये बात कही है कि बंद कमरे में जब अधिकार मांगा जाता है ना, वो अधिकार नहीं होता, वो भीख होती है। कृपा पात्र होता है व्यक्ति, बंद कमरे में केवल भीख नहीं। अधिकार मांगना हो तो खुले मैदान में मांगिए, ललकार कर मांगिए। अगर अधिकार की बात करनी हो तो खुले मैदान में मांगिए, ललकार कर मांगिए, वो अधिकार होता है। और अधिकार और कृपा पात्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज हमारा वैश्य समाज कृपा पात्र बनकर रह गया है। अधिकार की बात करनी है ना, तो निकलिए इन बैंकेट हॉलों से, खुले मैदान में आइए, खुले मैदान में आइए, ताकत का प्रदर्शन करिए और ललकारिए। अधिकार भी मिलेगा, भागीदारी भी मिलेगी, राजनीति में भी मिलेगी, पदों पे भी मिलेगी, संगठन में सब जगह मिलेगी। मैंने बहुत जगह कहा है, आज आपसे भी मैं ये विनती करता हूं, और अगर मेरी बात समझ में आए, मेरी वाणी बात जहां तक आपको बाहर बाहर साथी सुन रहे हो, वो भी इस बात को समझ लें। यदि समझ में आए तो सुन लीजिए और समझ लीजिए। आज छोटी से छोटी संस्था भी होती है, RWO भी होती है,
तो कहती है कि लाला जी को कोषाध्यक्ष बना दो। क्यों भाई, लाला जी कोष इकट्ठा करेंगे, आपको लाके भरेंगे, आप मौज करेंगे। तो प्रण ले लीजिए कि कोषाध्यक्ष नहीं बनना है, बनना है तो अध्यक्ष बनना है, महामंत्री बनना है, पर कोषाध्यक्ष नहीं बनना है। कोषाध्यक्ष बनेंगे तो वहां बनेंगे जहां अध्यक्ष होगा हमारा, महामंत्री होगा हमारा, अन्यथा कोषाध्यक्ष नहीं बनेंगे। प्रण ले लीजिए इस बात का। सहमत है मेरी बात से? बताइए कितने लोग सहमत है, हाथ उठा के बताइएगा। लगता है कुछ लोगों की सहमत नहीं है, वो कोषाध्यक्ष बनना चाहते हैं। बोले भाई यहाँ दूसरी बिरादरी का जो है अध्यक्ष महामंत्री होगा, मैं कोषाध्यक्ष बनने को भी तैयार है। अगर सहमत है तो एक जुट होकर हाथ उठाइए। बोले भाई कोषाध्यक्ष नहीं बनेंगे, काम मिलते हैं इस बात का। मंच में सहमत है? चलिए, हमारे भाई डॉक्टर सौरभ जायसवाल जी आए हैं। मैं आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। देखिए, सबसे पहले मतलब आपके मन में विचार आया होगा कि कुल देवी तो मां महालक्ष्मी है, सबसे पहले प्रणाम कर रहा है मां सरस्वती को, भैया सब लोग, है ना? तो देखिए, सबसे पहले आपकी विद्या है, विद्या से उत्पन्न होता है विचार, विचार के बाद आता है, आती है वाणी, वाणी के बाद आता है व्यवहार, और व्यवहार के बाद आता है व्यापार या अन्य कोई भी क्षेत्र, उसके बाद आती है सफलता। तो इसलिए मैंने माता सरस्वती को पहले प्रणाम करा, और महालक्ष्मी तो हमारी कुल देवी है। अब जब बात विद्या की आती है तो हमें अपने इतिहास में जाना चाहिए। अब हमारा इतिहास क्या कहता है कि महाराजा अगरसेन सूर्यवंशी सम्राट थे, अर्थात क्षत्रिय थे। तो हमारा डीएनए क्या हुआ? क्षत्रिय, जो भुजाओं के प्रति हुआ कि नहीं हुआ? और महाराजा अगरसेन का जो भाग्योदय हुआ जब महाभारत में युद्ध लगे आए और चाचा ने सब कुछ छीन लिया था, तो फिर कहां गए थे? वनवान भटके थे। किसने आश्रय दिया था? गर्गाचार्य जी ने। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आश्रय देने के बाद, देने के बाद भाग्योदय हुआ था। उन्हीं की सभा मान ली, वैश्य धर्म की स्थापना हुई, वैश्य समाज की स्थापना हुई, गर्गाचार्य जी के आशीर्वाद से हुई। प्रथम गोत्र जिनका गोत्र है उन्हीं के नाम पर, और बाकी गोत्र हमारे उनके संतानों के नाम पर है कि नहीं है? बताए, किसी को समझा है इस बात में? कोई व्यक्ति कोई भी नाम अपना तब देता है जब समस्त अपना आशीर्वाद दे देता है। तो हमारे अंदर ब्राह्मण शिरोमणि गर्गाचार्य जी का भी जब आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो ये बुद्धि, जो अध्यात्म, धर्म, नीति निर्धारण का प्रतीक है, ये गुण भी हमारे अंदर। और वैश्य समाज की स्थापना हुई तो व्यापार, बोले ये लालन पालन, पेट भरना, व्यापार, वो हमें स्थापना के बाद हमें प्राप्त हुआ। अब देखा जाए तो क्षत्रिय से मां जगदम्बा का आशीर्वाद, विद्या से मां सरस्वती का, ब्राह्मण से मां सरस्वती का आशीर्वाद, और वैश्य धर्म से मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद। तीनों आशीर्वाद हमें प्राप्त हैं। बताएं ऐसा कौन सा आकाशवाणी समाज है दूसरा जो आप बता सकते हो जिसको तीनों महामाओं का आशीर्वाद प्राप्त हो? बताएं। और एक बात जो आज ना तो किसी ने बताई होगी ना कोई जानता होगा, गर्गाचार्य जी किसके कुलगुरु थे? जानते हैं किसके कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी? गर्गाचार्य जी प्रभु श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। भाइयों देखो, बात अच्छी ना लग रही हो, इतिहास ना जानना चाहते हो तो चले जाए, और बात अच्छी लग रही हो, इतिहास जानना चाहते हो तो 10 मिनट बैठ के सुन लें। मैं वैसे धर्म के इतिहास पर बात कर रहा हूं, लगता है दिलचस्पी नहीं है। गर्गाचार्य जी प्रभु श्री कृष्ण के कुलगुरु थे, यादव समाज के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, गूगल करिए, देख लीजिए अगर मैं जरा सा भी गलत बोल रहा हूं। और गर्गाचार्य जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हमारा तो गोत्र ही, प्रथम गोत्र ही उनके नाम पर है। देखिए विधाता की लीला कि कैसा एक ताना माना उन्होंने बुना है कि महाराजा अगरसेन प्रभु श्री राम जी के वंशज और प्रभु श्री कृष्ण जी के कुलगुरु गर्गाचार्य, दोनों युग मिले। नारायण दोनों युगों के अंदर नारायण अवतरित हुए।
दोनों का ऐसे हमसे नाता हुआ, हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बताएं और कैसा समाज, कोई और समाज को उदाहरण दे दीजिए जिसको इतना गर्व और गौरव अपने ऊपर होना चाहिए, जिसको इतना स्वामी नारायण ने आशीर्वाद दिया हो। पर उसके बावजूद आज सामाजिकता की स्थिति जब आती है तो सामाजिकता की स्थिति में हम निकल जाते हैं, और जब सामाजिकता की स्थिति के अंदर बिछड़ते हैं तो धर्म की स्थिति में भी बिछड़ जाते हैं, और जब दोनों की स्थिति में बिछड़ेंगे फिर हम बात करते हैं समाज के उत्थान की। तो समाज के उत्थान की बात जो है, इसी तरह कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसी तरह गाजियाबाद से चलकर अभिषेक भी आएगा, समझाने का प्रयास करेगा, आप लोग भी सुनेंगे और बोलेंगे भाई कल भी मैं जैसे कार्यक्रम में था, 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, संयोग से मेरे ही बैंकेट हॉल में कार्यक्रम था, तो मैंने कहा भाई 5 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, तो 5:30 बजे जाकर मैं भी बैठ गया ऑफिस, दूसरे ऑफिस में अपने। अब मैं बार-बार 15 मिनट में आदमी भेजूंगी, मैंने कहा देखो भाई कार्यक्रम थोड़ा लेने आ गया हो तो चले। बोले भैया अभी रुको, अभी 25 लोग हैं, अभी 40 लोग हैं, अभी 60 हो गए। मैं 8:30 बजे कार्यक्रम में आया, तब जाके उनके 250 लोग थे 8:30 बजे। तो सोचिए कि जब डिनर का टाइम हो जाएगा तो कभी आएंगे क्या, पहले नहीं आना है क्या? तो इसलिए मैंने शुरुआत वहीं से करी कि उदासीनता कभी किसी समाज का उत्थान नहीं करती। तो पहले इस उदासीनता को हटाइए, अपने बीच में से इसे भगाइए, तभी समाज के उत्थान की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। नहीं तो हम केवल जो है आएंगे, जयंती मनाएंगे, प्रणाम करेंगे, खाना पूर्ति करेंगे और चले जाएंगे। इसलिए आप बोलिए, अभी भी वक्त है। और मैं एक बार अभी इधर आइए जरा, एक बार जोरदार नारा महाराज अग्रसेन जी का लगाइए तो शायद कुछ जोश आ जाए। बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो अग्रसेन महाराज की। देखो राम किशोर जी इस उम्र में आपके बीच में यहाँ पे बैठे हैं और समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद से अभिषेक कर जी अपने 5 कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। मेरे भाई सौरभ जायसवाल जी यहाँ पे बैठे हैं, आदरणीय पवन सिंघल जी यहाँ पे बैठे हैं। क्या इन लोगों के कार्यक्रम नहीं लगे हुए? हमको सुनना है, बातें फॉलो करनी है और अपने बड़े भाइयों से जब कभी दिक्कत होगी अपने बड़े भाइयों के साथ खड़ा होना है। ये आपके बीच में समाज को एकजुट करने आए हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से सुन नहीं पा रहे। यदि आप 5 से 10 मिनट हमारे समाज के अग्रणी पंक्तियों में बैठे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे समाज का नाम सुशोभित किया है, यदि आप आज उनकी बात सुनेंगे तो कल वो आपकी बात सुनेंगे। आदरणीय अभिषेक। चलिए, मैं तो अपनी बात खबर कर ही चुका था और केवल एक नारा लगवा के जोरदार बन के आपने जो शर्मा ही शेष था, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रेषित करता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित रहें। आप सभी लोग, आपके परिवारजन और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने योगदान को सुनिश्चित करते हुए अपने समाज को साथ लेकर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ बैठाकर आगे बढ़ाकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। और समाजवाद की प्रथम प्रणेता महाराजा अग्रसेन का जो नियम था, जिस पर आज भी हमारा समाज चल रहा है, जैसे एक बनिए को आज भी कंजूस बनिए की संज्ञा दी जाती है, अपनी थाली में कंजूस होता है, लेकिन जब भी उसके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो ऐसा भोज कराता है वो सब समाज को बुलाकर कि जिसका उदाहरण और मिसालें कई कई दिन तक लोग देते हैं। और जब जब समाज की किसी कार्य की बात होती है, राष्ट्र को कोई विपदा या आपदा आती है, अपनी थैलियों का खजाना खोल देता है, मुंह खोल देता है, लेकिन पीछे नहीं रहता। आज भी हमारा समाज उसी समाजवाद के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको भी अपने साथ आगे साथ में बैठाइए, राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका को सुनिश्चित करिए। और 2 बातें और जरूर कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जो परंपरा चल पड़ी है शादी विवाहों के अंदर, उन परंपराओं के अंदर थोड़ा एक विचारणीय प्रश्न है कि जो होड़ चल पड़ी है उसको थोड़ा सोचिए। जो सक्षमशाली व्यक्ति है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज का जो व्यक्ति सक्षमशाली नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि वो कैसे अपेक्षाओं का स्तर वो कैसे पूरा करें, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा प्री वेडिंग शूट,
ये जो एक पाश्चात्य संस्कृति की छाप पड़ रही है और बच्चे उसके पीछे अंधाधुंध पड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से हमारे बुद्धिजीवी समाज के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो ये तो जैसे और थोड़ा सा विचारणीय है, उचित तरह के तो सोचिएगा, बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। पुनः आपको बधाई बहुत बहुत प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।